डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिना कॉमर्स एकेडमी में। आज हम साझेदारी से संबंधित लेखों की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ है तथा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं व्यक्तिगत रूप से हम उन्हें साझेदार कहते हैं तथा सामूहिक रूप से उन्हें फर्म कहते हैं तथा यह साझेदार जिस नाम से अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं उसे फर्म का नाम कहते हैं। साझेदार कौन व्यक्ति हो सकता है? तो इसमें वह व्यक्ति साझेदार हो सकता है जो वयस्क हो, अर्थात 18 वर्ष की आयु को कंप्लीट कर चुका हो तथा वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो। तीसरा है हमारा, किसी भी राजनियम के द्वारा उसे अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, ना ही वह किसी शत्रु देश का नागरिक होना चाहिए। शत्रु देश के नागरिक को आप साझेदार नहीं बना सकते। अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि आखिर साझेदारी का जन्म कैसे हुआ। साझेदारी, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर एकल स्वामित्व, आपने 11th में क्या पढ़ा? एकल स्वामित्व ही तो पढ़ा है। उसमें क्या होता था? एक ही व्यक्ति व्यापार का मालिक होता था, जितना भी लाभ होता था उसे ही प्राप्त होता था और यदि हानि होती थी तो उसे ही वहन करना होता था। अब यहाँ पर एकल स्वामित्व में क्या प्रॉब्लम थी जो साझेदारी का निर्माण करना पड़ा? तो सबसे बड़ी हमारी जो कमी है, सीमित पूंजी। एक व्यक्ति बेचारा कितनी पूंजी लगा सकता है? उसके पास धन का अभाव होगा और व्यापार क्या होता है? अपार होता है। यहाँ पर बहुत पैसा लगता है, जितना लगाएं उतना कम है। तो यदि पूंजी की कमी है तो वह किसी व्यक्ति को साझेदार बनाना चाहेगा ताकि वह पूंजी लगा सके। प्रबंध की कमी और कुशलता की कमी। देखिए, कोई व्यक्ति धन का धनी होता है, कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है तो वह भी हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो हर व्यापारी चाहता है कि उसका व्यापार तरक्की करे। तो यहाँ साझेदारी इन्हीं लोगों का मिला जुला स्वरूप होती है ताकि हमारा व्यापार ज़्यादा तरक्की करे। फिर इसके बाद आप देखिए, इसमें मेन बात क्या होती है? अब साझेदारी तो हमने कर ली, तो साझेदारी कैसे हो जाएगी? तो साझेदारी ऐसे नहीं होगी। साझेदारी के लिए जरूरी है साझेदारी संलेख का होना। साझेदारी संलेख का होना, साझेदारों के मध्य किसी ठहराव या अनुबंध का होना। अब ठहराव या अनुबंध तो क्या होता है? मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, लेकिन जो मौखिक होता है वह न्यायालय में मान्य नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी बात से पलट सकता है। उससे बचने के लिए साझेदारी संलेख का निर्माण होता है। और साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है, समझौता या मैं कह दूं अनुबंध, साझेदारों के मध्य जो लिखित अनुबंध होता है, समझौता होता है, उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। अब ये साझेदारी संलेख में होता क्या है? तो साझेदारी संलेख की मुख्य बातें, कम से कम इसके 5 या 10 पॉइंट तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसके मुख्य बातें क्या है? बहुत सिंपल है कि फर्म का नाम
और पता होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि साझेदारों के नाम व पते इसमें होना चाहिए। साझेदारों की कितनी कितनी पूंजी रहेगी, अब इस पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसका क्या प्रावधान होगा, यह भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। इसी प्रकार से आप सभी आहरण के बारे में जानते हैं। अपने निजी उपयोग के लिए इन्हें धन या माल की आवश्यकता होगी जो वो व्यापार से निकालेंगे, तो उसकी सीमा क्या होगी, उस पर ब्याज लेने का प्रावधान क्या होगा। अगला है कि यदि हमने साझेदारी की है तो लाभ और हानि बांटे जाएंगे, तो उसको बांटने का अनुपात क्या होगा। साझेदार दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। मतलब वर्किंग पार्टनर मीन सक्रिय साझेदार और स्लीपिंग पार्टनर मतलब निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय वो होता है जो प्रबंध में भाग लेता है, निष्क्रिय वो होता है जो केवल पूंजी लगा के बैठ जाता है। ठीक है, तो साझेदार कितने प्रकार के हो गए हमारे, दो प्रकार के, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। तो भाई इनको वेतन, बोनस, कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या अन्य कोई पारिश्रमिक देय होगा या नहीं। फिर है हमारा ख्याति के लिए क्या निर्धारण किया जाएगा कि साझेदार के प्रवेश पर या अवकाश ग्रहण या किसी साझेदार की मृत्यु पर हम ख्याति का निर्धारण किस विधि से करेंगे। फिर अंकेक्षण की क्या व्यवस्था होगी। अंकेक्षण आप सभी जानते हैं, लेखा पुस्तकों की जांच से संबंधित है। फिर उसके बाद साझेदारी को प्रारंभ करने की दिनांक क्या है। अब साझेदारी में केवल पूंजी से ही काम नहीं चलता है, कोई साझेदार हो सकता है अतिरिक्त धन बिजनेस को देता है ऋण के रूप में, तो उस ऋण, उस लोन पर कितना ब्याज दिया जाएगा। अब यदि कोई सूचना नहीं है कि कितना ब्याज दिया जाए, तो सूचना के अभाव में इस पर 6% वार्षिक की दर से साझेदार को ब्याज दिया जाएगा। फिर पूंजी खाते रखने की क्या विधि होगी। पूंजी खाते दो विधि से रखे जाते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति तथा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। यह दो प्रकार से पूंजी खाते रख सकते हैं, तो वह विधि आपको उसमें लिखनी होगी। साझेदारों के क्या अधिकार रहेंगे, क्या कर्तव्य रहेंगे, वह सब साझेदारी संलेख में लिखना है। यहाँ तक कि फर्म का समापन यदि किसी कारण से होगा फ्यूचर में, तो उस समापन की विधि क्या होगी। फिर यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो उसमें हम गार्नर बनाम मर्रे नियम लगाएंगे या नहीं। यह सब बातों का उल्लेख एक साझेदारी संलेख में होना चाहिए। अब यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो क्या साझेदारी मान्य नहीं होगी। होगी, साझेदारी मान्य होगी, लेकिन साझेदारी संलेख के अभाव में कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को कोई भी वेतन, बोनस या कमीशन या किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा, और ना ही किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, और ना ही उनसे आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा। तीसरा है हमारा, किसी भी साझेदार ने यदि फर्म में लोन दिया है, तो उस लोन पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, और लाभ और हानि को बराबर बराबर बांटा जाएगा। समान अनुपात में लाभ हानि को बांटना है। और साझेदारों को व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को लेने की छाया प्रति लेने का भी उन्हें अधिकार होगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव में मैंने आपको नियम बता दिए हैं। फिर इसके बाद देखिए, पूंजी खाते रखने की विधि दो बताइए कि हमारी कौन सी होती है। एक तो स्थायी, देखिए कैपिटल अकाउंट, तो इसमें हमारी एक है स्थायी पूंजी पद्धति, दूसरी को हम बोलते हैं अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं। एक बनता हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
दूसरा बनता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अस्थायी पूंजी पद्धति में केवल एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह हमारी पूंजी पद्धति है जो दो प्रकार से की जाएगी। अब इस चैप्टर में लाभों का बंटवारा करना पड़ेगा, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभों के वितरण के लिए यह खाता बनाया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते क्या हैं? देखिए, जब 11th में आपने फाइनल अकाउंट बनाए थे, किसमें? 11th में, तो सबसे पहले आपने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या लेकर आए थे? ग्रॉस प्रॉफिट। यह ग्रॉस प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? तो नीचे ही आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। यह ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र होता था क्रेडिट में। देखिए, यदि ग्रॉस लॉस है तो इधर आता था, जो इधर ट्रांसफ़र होता था। अब यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, फिर यहाँ पर कुछ खर्चे होते थे, कुछ इनकम्स होती थी, फिर इसका टोटल लगाया जाता था, तो यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता था। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यही आपका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो एकल स्वामित्व की कंडीशन में उसके कैपिटल में जोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पर हम इतने में काम नहीं चलेगा, इसके बाद अब मुझे इसको यहाँ पर नेट प्रॉफिट ना लिखते हुए मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगा कहाँ पर? इसे लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। तो अब ये इधर डेबिट में आया, उधर क्रेडिट में चला जाएगा। तो देखिए, ये यहाँ पर जाएगा बाय, क्या लिखेंगे हम? आपको दिख नहीं रहा होगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। ये क्या है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको जो प्रॉफिट है वो आपको इस साइड लिखना है। फिर फर्म में पार्टनर से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे वह सब P&L एप्रोप्रिएशन में ही लिखेंगे। तो क्या है खर्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी पूंजी पर हमें क्या करना है? ब्याज देना है। किसे देना है? ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है। यह सब यहाँ आ गया। टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी, हो सकता है यहाँ केवल बी और सी को ही दें, हम ए को नहीं दें। जो भी वर्किंग पार्टनर है उसे दी जाएगी। किसी भी प्रकार का बोनस पार्टनर को देना है, कमीशन देना है, या किसी भी प्रकार का रेमुनरेशन हमें इसे देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, जिसे भी देना है आप डेबिट में करेंगे। फर्म में क्या होता है? सब इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, आपको पूंजी का ब्याज और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यह सब निकालना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ही लेंगे। अब यदि आपको कोई प्रॉफिट रिजर्व के रूप में रखना है तो टू रिजर्व, और ये टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में नेट प्रॉफिट चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा। नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, मुझे पता नहीं है। यह किसको देंगे हम? ए को, बी को, सी को, उनके जो भी रेशियो है उसमें बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होगा, अब आप उसे देखिए।
देखिए मैं पहले ये ले रहा हूँ कि हमारी पूंजी कैसी है, पूंजी स्थायी है। अब यदि पूंजी स्थायी है तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा? पूंजी स्थायी है तो इसमें मुझे दो खाते बनाने पड़ेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा। 3 अमाउंट के कॉलम होंगे, यदि 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर आप ले रहे हैं तो 2, और आप क्या लेंगे? आपको तो क्वेश्चन में जो होगा वो लेना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में 4 पार्टनर हैं तो आपको 4 लेने हैं। ये डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, ABC। ये आपका डेबिट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब इधर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे ABC। प्रोफार्मा कंप्लीट हो रहा है आपका। अच्छा यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड लिख दीजिए। जो भी डेट हो वो आ जाएगी। अब इसमें यदि हम व्यापार अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसी वर्ष व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश या बैंक आएगा, देखिए, ठीक है। और यदि किसी पार्टनर ने असेट्स लगाई है तो असेट्स भी आ सकती है। और यदि हमारा बिजनेस पहले से ही स्टार्ट है तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। हमारा बिजनेस पहले से ही चल रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। और यदि हमने इसी वर्ष स्टार्ट किया है तो कैश, बैंक या असेट जो भी आएगा हमें उसे लिखना है। फिर वर्ष के दौरान यदि हमें और कैपिटल की आवश्यकता महसूस हुई तो हम उस एडिशनल कैपिटल के लिए बाय कैश लिखेंगे या बाय बैंक लिखेंगे। यदि परमानेंटली कैपिटल निकालनी गई है तो डेबिट में आएगा। देखिए कैपिटल अकाउंट कौन सा खाता होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब व्यक्तिगत खाता होता है। अब यदि ये पार्टनर्स पाने वाले हों तो आप डेबिट करेंगे, देने वाले हों तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पैसे बिजनेस में ला रहे हैं तो दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्रेडिट कर रखा है ना। एडिशनल कैपिटल भी दे रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। अब इन्होंने परमानेंटली क्या कर ली? स्थायी रूप से पूंजी निकाल ली। परमानेंटली इन्होंने क्या कर ली? विड्रॉल कर ली। पूंजी निकालने पर ए ने निकाल ली, बी ने निकाल ली, सी ने निकाल ली, तो ऐसा। फिर बचा हुआ क्या आएगा? बैलेंस CD। बैलेंस CD ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। और ये कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर में आएगा। सब जानते हैं बैलेंसिंग फिगर क्या होता है। आप इधर का टोटल लगाएंगे, इधर के टोटल में से, क्रेडिट के टोटल में से आप डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो ये हमें बैलेंसिंग के रूप में रिसीव हो जाएगा। और इन दोनों के टोटल हमें क्या करना है? बराबर करना है। टोटल बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यह क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस BD होगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे यहाँ का टोटल उतार देते हैं। बैलेंस BD में क्या आएगा? जो भैया बैलेंस CD है तो ये वाली अमाउंट आएगी बैलेंस BD में नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। अब हमारा बनाया जाएगा पार्टनर्स, दूसरा मेरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो सब कुछ इसमें आएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, पर आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़। मेरा कहने का मतलब है कि राइटिंग पे ध्यान ना देना। बाकी सवाल में यदि प्रॉब्लम हो किसी में
आपको ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया तो एक बार वापस आप कमेंट कर देना कि सर प्लीज़ आप वो बता दीजिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखो बात करते करते मैं यहाँ पार्टनर लिख रहा था, जबकि हमें लिखना क्या है, पर्टिकुलर। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ाई के समय एक ही चीज़ पे ध्यान दो, पढ़ाई। अब करंट अकाउंट में क्या आएगा, करंट अकाउंट में करंट अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। हो सकता है करंट अकाउंट के बैलेंसेस हो। अब हम जानते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यदि डेबिट हो, क्रेडिट हो तो आपको इधर लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस। यदि डेबिट बैलेंस है हमारा तो हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस BD। ये क्या है, डेबिट बैलेंस। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस साफ बोल दिया जाता है, कभी नहीं बोलते हैं, बैलेंस शीट दी होती है तो क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखे ही रहते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। डेबिट बैलेंस कहाँ लिखे होते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बैलेंस BD लिख दिया आपने। अब ये पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ। देखिए पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर ये बनेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, A का, B का, C का आपने यहाँ से उठाया। बाय सैलरी, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना तो ड्राइंग आती है ना कैपिटल आती है, तो फिर आता क्या है, इंटरेस्ट आता है। क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ठीक है, अब सैलरी तीनों पार्टनर की तो तीनों को दे देना, दो की है तो दो को ही देंगे, मजबूरी है। बाय सैलरी, और क्या है, कोई भी बोनस हो। देखिए ये नाम मैंने एक साथ लिख दिए, बोनस, ऑब्लिक कमीशन, रेम्यूनरेशन। यदि क्वेश्चन में दिए हैं तो आपको सब अलग अलग लिखना है। बाय बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर पार्टनर्स का प्रॉफिट है P&L एप्रोप्रिएशन में, उसे भी लिखना है। कहाँ से आ रहा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चला आ रहा है। यहाँ डेबिट है तो इधर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि लॉस है तो लॉस इधर आता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ड्राइंग, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैलेंस CD। ये हो गया हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस। अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप देख लीजिए कि कैसे बना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपकी बुक में भी रहता है वैसे ये, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यह किस कंडीशन में हुआ, जब हमारी पूंजी क्या है, स्थायी है। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर हमने बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर इसके बाद हमें इसमें बनाना पड़ेगा यदि पूंजी क्या है, परिवर्तनशील हो। पूंजी कैसी है हमारी, परिवर्तनशील हो। देखिए मैं मेरे वर्क को कम करने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि ये अकाउंट नहीं बनाया जाएगा यदि पूंजी क्या है मेरी, स्थायी के स्थान पर क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए या परिवर्तनशील हो जाए। तो केवल क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखिए मैं इसी में आपको कर देता हूँ। जब मेरी पूंजी क्या हो, पूंजी अस्थाई,
मतलब परिवर्तनशील हो। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल हो तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में क्या होगा, ये पार्टनर्स करंट की जगह क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। इसे क्या नाम देंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें यदि बिजनेस पहले से चल रहा है तो बाय बैलेंस बीडी है ही सही। यदि बिजनेस इसी साल चल रहा है तो देखिए मुझे यहाँ कैश लिखना पड़ेगा, इसके स्थान पे क्या लिखूंगा मैं, बाय कैश अकाउंट। यदि हमारा बिजनेस इसी साल चल रहा है, इसी साल से हमने स्टार्ट किया है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश। फिर देखिए हमने कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं लेकिन करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं। अब सब कुछ जो कैपिटल थी वो भी इसी में आएगी, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ इसमें आएगा। तो देखिए बैलेंस बीडी दिया तो हमें इधर लिखना है। यदि कोई इस साल कैश ला रहा है, एडिशनल कैश ला रहा है, तो भी यहीं लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मुझे यहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। सैलरी, बोनस, कमीशन, इस साल का लाभ जो आपका है वो भी आपको कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट में ही लिखना है, करंट अकाउंट है ही नहीं। ठीक है, यदि डेबिट बैलेंस दिए हैं कैपिटल के तो इधर आएंगे। देखिए इस कंडीशन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस हो तो आप इस साइड लिखेंगे, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन। ये क्या है, इफ लॉस हो तो आपको इधर लिखना है। और ये बैलेंस शीट इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस बीडी। अब इसमें भी वही बात है, आपको उतारना क्या है, यहाँ पर जो दिया है वो उतारना है आपको। ये ऐसा नहीं करेंगे कि आप ये टोटल उतार लें। ठीक है, देख लीजिए आपने प्रोफार्मा उतार लिए हैं। देखिए अब आप जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है, इसमें हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के बाद का लाभ दिया है तो हमें उस मद को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना है। जैसे यदि प्रश्न में कह दे आफ्टर चार्जिंग सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब ये जो प्रॉफिट दिया है वो सैलरी को चार्ज करने के बाद का दिया है, तो उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे यदि प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि सैलरी के बाद का लाभ है। क्यों? क्योंकि उसे हम पहले लिख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना था। बहुत से लोग इसके लिए क्या करते हैं कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे वापस से ऐड कर देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ उस सैलरी को जोड़ देंगे और यहाँ पर वापस लिख देंगे। दोनों ही तरीके सही है, पर मैंने यह किया है कि मैं सैलरी को नहीं लिखना चाहता। यदि सैलरी की जगह यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इसलिए आप स्पष्ट ध्यान दें, यदि किसी खर्च के बाद का लाभ दिया हो, किसी भी खर्च एक्सपेंस के बाद का लाभ दिया हो तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर यदि प्रश्न में यह कह दिया कि किसी भी खर्च के पूर्व का लाभ है तो उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में भी लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट में भी लिखेंगे। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी है तो सैलरी मुझे P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो सैलरी आएगी, पार्टनर की सैलरी लिखी जाएगी। ठीक है, यदि प्रश्न में कोई ऐसे एक्सपेंस दिए गए हैं जो लाभों पर प्रभार हो,
जैसे कि साझेदारों के ऋण पर ब्याज, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, यह लाभों पर प्रभार होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट, उस बिल्डिंग का रेंट जहां पर हमारा व्यापार संचालित हो रहा है। तीसरा हमारा मैनेजर्स कमीशन, ये क्या होते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं। लाभों पर प्रभार, लाभों पर प्रभार का मतलब यह होता है कि हमारी फर्म को लाभ हो या हानि हो, इन खर्चों को पेमेंट करना ही होगा, यह है लाभों पर प्रभार। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा खाता है, नाम मात्र खाता। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि लाभ हानि वितरण खाता किस प्रकृति का खाता है, किस नेचर का खाता है, तो आपको लिखना है नाम मात्र प्रकृति का है, जिसे हम नॉमिनल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकृति का है, तो इसकी प्रकृति पर्सनल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते होते हैं। ठीक है। फिर यदि हमें प्रश्न में पूंजी पर ब्याज दिया हो, अब पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान भी हमें ध्यान में रखने होंगे। यदि हमें पूंजी पर ब्याज दिया गया है और जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो हमें पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। यदि साझेदारी संलेख में हमें कोई भी प्रावधान नहीं दिया है कि पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, ऐसा लिख भी दिया, तो हमें पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान तो दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमारा पूंजी का ब्याज जो है लाभों पर प्रभार है या लाभों का नियोजन है, तो इस कंडीशन में हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि फर्म का लाभ ब्याज के बराबर है या उससे अधिक है, तो पूरा ब्याज दे देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अब एक कंडीशन हमारे पास ये है कि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज से कम आ रहा है, ब्याज से हमारे पास कम है, तो इस दशा में लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटेंगे। लाभों को हम पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटेंगे, मतलब उतना ही देंगे जितना हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसे किस अनुपात में देंगे, हम पूंजी पर ब्याज के अनुपात में देंगे। ठीक है। अच्छा, यदि आ जाए कि पूंजी का ब्याज लाभों पर प्रभार है, तो फर्म में लाभ हो या हानि हो, हमें पूंजी पर ब्याज देना ही होगा। अब इस कंडीशन में यदि लाभों पर प्रभार बोल दिया, तो मैं उसे P&L एप्रोप्रिएशन में ना लिखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा। हर वो एक्सपेंस जो लाभों पर प्रभार होता है, उसके लिए हमें एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो आप यहां लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू रेंट, टू मैनेजर्स कमीशन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स नहीं लिखा किसी, तो आपको उसे भी इसे P&L में लिखना है। कोई बेड डेप्स हो तो उसे भी P&L में लिखना है। फिर इसके बाद जो प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
मतलब एक आपको वर्किंग नोट में यह P&L शो करना ही होगा। और आप चाहें तो सैलरी के बाद के लाभ को आप चाहें तो इसमें इस प्रॉफिट में जोड़कर फिर उसे P&L अप्रोवेशन के डेबिट में भी लिख सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, दोनों ही प्रोसेस सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है उसमें हमारे पास दो विधियां चलती है ना। इसमें क्या है, यदि समान जैसे असमान राशि हो और असमान समय हो तो इसमें सरल विधि और गुणनफल विधि का प्रयोग होता है। और यदि समान राशि हो, आहरण की राशि क्या हो, हर महीने समान हो और टाइम पीरियड भी आपका समान हो, समान राशि हो, समान समय हो, तो हम औसत अवधि विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वरना हमें क्या करना है, या तो सरल विधि का प्रयोग करेंगे या फिर गुणनफल विधि, जिसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, हमें उसको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, असमान राशि व असमान समय पर आहरण हो। क्या मतलब है इसका, असमान राशि का मतलब है आप किसी महीने में 500 कर रहे हैं, किसी में 1000 कर रहे हैं, किसी में आप 2000 रुपये का विड्रॉल कर रहे हैं। कभी आप एक तारीख को पैसे ले लेते हैं, कभी आप 15 फरवरी को ले लेते हैं, कभी आप 31 मार्च को ले लेते हैं। तो ये क्या है, असमान राशि है और असमान समय है। जब असमान राशि और असमान समय हमारे पास हो तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो सरल विधि और दूसरी गुणनफल विधि। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हमारा ब्याज का सूत्र क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट इनटू जो भी आपके मंथ हैं इंटू 100/12। साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये आपको हर महीने का अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब जाके जो टोटल आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। जैसे ये आपने 1 जनवरी का निकाल दिया, फिर 15 फरवरी का निकाल दिया, 15 फरवरी, ऐसे आपको पूरे 12 महीने का जोड़ लगा के आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन इसमें का आंसर इसमें लेंदी हो जाता है। अब आप देखिए प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूं इसका, है ना, नहीं तो नीचे दिखेगा नहीं। प्रोडक्ट मेथड जिसे हम बोलते हैं गुणनफल विधि। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, कॉलम ध्यान रखना है आपको, सिंपल। ये क्या है, डेट ऑफ ड्राइंग, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग,
कितना टाइम पीरियड लगा, या मंथ पीरियड या मंथ लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग मीन्स आहरण की राशि, पीरियड मतलब अवधि से है, और प्रोडक्ट मतलब गुणन फल से है। फिर आप इसका टोटल करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट करने के बाद आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। ये करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पीरियड का कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम करेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। पीरियड कैसे निकालें? तो देखिए मैं पीरियड यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो पीरियड है ना, हम इसे कैसे निकालें? तो डेट ऑफ ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट ऑफ ईयर या बुक्स क्लोज, क्लोजिंग डेट ऑफ ईयर। अब क्लोजिंग डेट ऑफ ईयर क्या है? यदि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च आपका एंड ऑफ ईयर होगा। आप लिख सकते हैं एंड ऑफ ईयर या क्लोजिंग डेट ऑफ ईयर। यहां से जो पीरियड आएगा वो लिखना है। कैसे लिखें? जैसे मान लीजिए आपने 31 जनवरी को ड्राइंग किया है ना, अपन ऐसा करते हैं 30 अप्रैल लेते हैं। आपने क्या किया? 30 अप्रैल को ड्राइंग किया, तो 30 अप्रैल जो है मंथ का लास्ट डे है, इसलिए अप्रैल का मंथ हमारा काउंट नहीं होगा, अप्रैल का महीना काउंट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? 30 अप्रैल टू 31 मार्च बराबर 11th मंथ आपको लिखने पड़ेंगे, 11 मंथ। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 11 मंथ आ जाएगा। अब मान लीजिए 1000 का ड्राइंग किया, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए 1 मई को ड्राइंग किया, 1 मई, चलिए जल्दी हो गया थोड़ा, 1 जून को किए 500 रुपीज़। तो 1 जून, तो हम यहाँ पर पीरियड निकालेंगे, तो 1 जून टू 31 मार्च कितने होते हैं? देखिए अप्रैल में ही चले गए, शायद 10 महीने होते होंगे, 10 मंथ। कैसे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपका 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका 5000 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम करते जाएंगे। फिर मैं ये टोटल यहाँ लिख दूंगा कि कितना हो गया भाई, तो मेरा हो गया 17,000। अब मैं यहाँ रख दूंगा कि 17,000 इंटू, मान लीजिए रेट 10% है, माना है मैंने, सपोज क्या है कि रेट इक्वल टू क्या मानी इस क्वेश्चन में कि रेट 10% है, तो यहाँ पर 10/100 डिवाइडेड बाय 12, 1700 में 12 से डिवाइड करेंगे आप, तो जो आंसर आएगा वो आप देख लीजिए। ₹141 67, हम इसे अप्रोक्स करेंगे 142 अप्रोक्स। यही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है और
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये प्रोडक्ट मेथड हो गई, यह आपकी सिंपल मेथड हो गई। अब हम बात करते हैं एवरेज मेथड की, औसत अवधि विधि। तो एवरेज मेथड कब लगती है? जब हमारा समान समय हो, समान समय अंतराल होना चाहिए, समान समय अंतराल हो और हर महीने आपकी राशि क्या हो? समान हो। तो उस कंडीशन में ही हम औसत अवधि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें? समान राशि का हरण और समान समय अंतराल। इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो देखिए, एवरेज मेथड कब लगेगी? जब समान समय अंतराल हो, वह समान राशि का हरण हो, समान राशि इक्वल अमाउंट की ड्राइंग की हो, तब हमारी लगेगी मेथड औसत अवधि विधि। इस कंडीशन में क्या होगा? यदि आपका क्वेश्चन 12 मंथ का है, क्वेश्चन कितने मंथ का है? 12 मंथ का है। ध्यान रखना, ये 12 मंथ की बजाय यदि आपका 10 मंथ का क्वेश्चन आ गया तो हम अलग तरीके से निकालेंगे। अब 12 मंथ का क्वेश्चन है और यहाँ पर कह दिया कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया जाता है। तो आपके एवरेज मंथ होंगे 6.5। यदि प्रत्येक माह के यहाँ ऐसा लिखना है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ के स्थान पर क्या हो गया? मध्य हो गया। मध्य में आहरण किया तो हमारा एवरेज मंथ क्या होगा? 6 होंगे। कितने मंथ होंगे? 6। क्या हुआ? 0.5 कम हो गया। और क्या है? यदि प्रत्येक माह के अंत में हमने आहरण किया है तो एवरेज मंथ क्या होगा? 5.5 मंथ। देखिए 6.5, फिर 0.5 हट गया तो 6 आ गया, और फिर 0.5 इसमें से लेस कर दिया तो 0.5 आ गया। यहाँ पर रूल क्या लगा है? देखिए यहाँ पर रूल लगा है हमारा n+1/2। यहाँ पर लगता है n/2, यहाँ पर n-1/2। क्या है ये n? यदि आप ये भूल जाएं कि ये 6.5 मार्क कैसे लगाया, किस में 6.5 था, किस में 6 था और किस में 5.5 था, तो आप क्या करेंगे? इसको फार्मूले को में वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पर n = मंथ है कि आपका जो ईयर है वो कितने मंथ का है। बस आपका क्वेश्चन यदि 12 मंथ का है तो n बराबर क्या हो गया? 12 हो गया। और यदि आपका क्वेश्चन 10 मंथ का है तो आपका क्या हो जाएगा? n के स्थान पर 10 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 10 मंथ का कहाँ 12 मंथ का ही होता है? क्यों भाई? यदि हमने 1 अप्रैल के स्थान पर 1 जून को बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारा क्वेश्चन 1 जून से 31 मार्च पूरे 10 महीने का होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा? 12 + 1 / 2, तो आप करके देखिए भले 6.5 आएगा। n/2 मीन्स 12 / 2 6। अब 12 - 1 क्या होता है? 11। देखिए है ना, बिल्कुल सही। ये लीजिए, ये हो गया। ये हमारी कब कंडीशन है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में हम आहरण करें, तब हमारे पास यह क्वेश्चन होगा इस तरह से, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। ठीक है। अब क्या फर्क पड़ेगा यदि हमारा क्वेश्चन 9 मंथ का होगा? क्वेश्चन कितने मंथ का है? यदि 9 मंथ का मेरा क्वेश्चन है तो यहाँ पर मेरे ये सब बदल जाएंगे। देखिए
फार्मूला थोड़ी बदलेगा, फार्मूला तो वही रहेगा। मुझे तो क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यदि मेरा 9 मंथ का क्वेश्चन है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता 6.5, आंसर ही अलग आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 9 + 1 / 2, तो 10 / 2 मीन्स 5। यहाँ पर 9 / 2 मीन्स 4.5 मंथ आएगा। यहाँ पर 9 - 1 मीन्स 8 / 2 4 मंथ, 4.5 मंथ एंड 5 मंथ। यह परिवर्तन होता रहेगा जब यहाँ पर सवाल हमारा 12 मंथ से कम का होगा। अब एक होता है, आप या तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रत्येक माहरण हो गया और प्रत्येक तिमाही। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, प्रत्येक तिमाही। देखो प्रत्येक माह आप करते हो तो साल में कितनी बार करा, 12 मंथ होते हैं। अब तिमाही की बात करें तो तिमाही मतलब 3-3 महीने में आप दे रहे हैं। अब एक साल में आप क्या कर रहे हैं, 3-3 मंथ में दे रहे हैं, तो 3 × 12 4 मंथ, 4 टाइम्स। तो कितने टाइम देंगे आप, इसमें कितना टाइम देंगे आप, 12 टाइम्स, मीन्स 12 बार दिया जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है, 4 टाइम्स दिया जाता है। तो क्या फ़र्क होगा यदि हमारा क्वेश्चन 12 मंथ का हो, कितने मंथ का हो, लेकिन मैं यहाँ पर प्रत्येक माह की जगह क्या कर दूं, प्रत्येक तिमाही कर दूं, प्रत्येक तिमाही कर दूं। देखिए पहले जो समझाया था वो क्या था, प्रत्येक माह के प्रारंभ में था। अब हमारा क्या हो चुका है, प्रत्येक तिमाही हो गया है। तो यहाँ पर मेरा रूल क्या हो जाएगा, n+3, n/2 और n-3, यह रूल हमारा चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या चलेगा, n+3। अब देखिए ये चीज़ भी बिल्कुल रटी हुई है कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, ये रट्टू तोता वाली बात है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में तो रटा रटाया ज्ञान है, 7.5 मंथ लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दो आप, 6 लिख दो। यदि प्रत्येक तिमाही के मध्य में है तो 6 ही आएगा। यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में है तो यहाँ पर आएगा आपका 4.5, कितना आएगा, 4.5 मंथ। ये रटा रटाया ज्ञान है भाई, देखिए। लेकिन हमें लॉजिकली समझना है तो यहाँ पर फार्मूला है n+3। अब आपके पास कितने महीने होते हैं, देखिए साल में कितने महीने हैं, 12। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आप कर रहे हो तो कितना हो गया मेरे पास, n बराबर कितना हो रहा है, 12 ही हो रहे हैं। +3 कर दो इसमें, डिवाइडेड बाई क्या करना है मुझे, 2 करना है। तो क्या हो गया, 7.5 आया, देखिए आप। फिर n कितने मेरे पास, अभी भी 12 रहेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 6 हो गया। अब यहाँ पर n-3 करूँ तो 12 में से मुझे 3 घटाना तो क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4.5 मंथ आएंगे। जब आप ये मंथ निकाल लेते हैं तब आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, या आप लिख सकते हैं टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड या मंथ। ये क्या है जो आप लोगों ने ये निकाले, ये हैं। इससे आपका आहरण का ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखना, यदि 12 मंथ का क्वेश्चन है और आपको कह दिया प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, चलिए पहले अपन देखते हैं प्रत्येक माह के प्रारंभ में कितने रुपए निकालता है, वे 2000 रुपये निकालता है। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 2000 रुपये निकालता है। तो यार मैं क्या करूँगा,
ये तो 2001 महीने का है, मुझे तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग चाहिए। तो मुझे करना पड़ेगा 2000 इंटू जितना भी आपका एन हो। अब एन यहाँ पर कितना है, 12 है। यदि सवाल 10 महीने का है तो मैं यहाँ 10 करूँगा, 9 महीने का है तो 9 करूँगा। तो मेरा टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 24,000 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, 24,000 लिखूँगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना लिखूँगा, 24,000 लिखूँगा। यहाँ पर रेट कितनी है मेरी, 10 है, तो 10 लिख दूँगा। अब एवरेज पीरियड इसमें क्या है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में मैंने लिया है। एवरेज पीरियड क्या आएगा, 6.5 आएगा। 100 इंटू 12 आएगा। 10 हटाएंगे, 1 0 लगाएंगे, ये लीजिए, ये 2 0 हटा दीजिए आप, है ना। पैंसठ इंटू कितना होता है, शायद 1300 आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब ये प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में था। यदि मैं इसी क्वेश्चन को क्या कहूं, प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है। तिमाही, अब तिमाही है, प्रत्येक तिमाही के मध्य में कितने का आहरण कर रहा है, 2000 रुपये का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तिमाही है तो कितनी तिमाही आएगी मेरे 12 मंथ में, 12 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 4 तिमाही आएगी, मीन्स 4 क्वार्टर आएंगे मेरे पास। तो मेरा टोटल ड्राइंग क्या होगा, 2000 इंटू 4 बराबर 8000 रुपये मेरा टोटल ड्राइंग आएगा। फिर उस कंडीशन में क्या आएगा, 8000 इंटू 10 इंटू तिमाही में, तिमाही के मध्य में करूँगा तो मेरा तो एवरेज मंथ तो 6 ही आना है। अपॉन में मैं क्या लिखूँगा, 100 इंटू 12, तो इंटरेस्ट कितना आया, 400 इंटरेस्ट आया, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन में गलती कर दी गई है या हो गई है, आप भले ये मान लीजिए। अब आपको उसे ढूंढना है कि वो गलती कहाँ की गई है और उसका सही आंसर क्या है। वह आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे, जिसका आंसर में यह वीडियो अपलोड हो जाने के 2 दिन बाद आपके कमेंट सेक्शन में ही दूंगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप कितना ध्यान से देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।